हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं एंड फॉर दैट आई एम हियर हैविंग माय सिस्टर विद मी। इसको खुद भी बहुत सारे डाउट्स हैं एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सीए। सो लेट मी नो व्हाट डाउट्स यू हैव। बहुत सारे डाउट्स है दी। जैसे जैसे आरबीआई अपनी मनी जो सप्लाई है उसको कैसे कंट्रोल करता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। इतने सारे सवाल नहीं, इतने सारे सवाल क्योंकि इतने सारे सवाल एक साथ नहीं आंसर किए जा सकते। सो आस्क वन बाय वन। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि आरबीआई अपनी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। बट मेरा पहला सवाल तुमसे है कि मनी सप्लाई कंट्रोल करनी क्यों है? बढ़ना तो पैसा आन दो, क्या दिक्कत है? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मतलब हाँ। बड़ी बड़ी बातें आती हैं इसको। क्या होता है इन्फ्लेशन? जब मार्केट में प्राइसेस हाई हो जाती है तो इन्फ्लेशन होता है। मार्केट में प्राइसेस हाई क्यों हो जाती है? मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी। यानी कि अगर देखो मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा, है ना, तेरे को मम्मी ज़्यादा पैसा दे दे तो फालतू की चीज़ें खरीदेगी ना, तो ये भी ला दो वो भी ला दो। तो मनी की सप्लाई ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा। डिमांड हम ज़्यादा करेंगे चीज़ों की तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे और प्राइजेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन, है ना। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि डिफ्लेशन भी हो सकता है। अगर मनी की सप्लाई कम हो तो कैसे हो सकता है, वो बताएंगे आप? डिफ्लेशन कैसे हो सकता है और डिफ्लेशन क्या होता है? मार्केट में प्राइसेस जब कम हो जाती है तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम और इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिफ्लेशन। तो इस सिचुएशंस को ठीक करने के लिए यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करने के लिए आरबीआई सेंट्रल बैंक के कंट्री का मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब ये तो बता दो मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होती है। अरे यार। और एक क्वेश्चन और भी है। हम डायरेक्टली आरबीआई के पास तो जाते नहीं है। अच्छा, कहाँ जाता है? हम तो बैंक्स के पास जाते हैं। अच्छा, तो बैंक्स का क्या रोल होता है बीच में? बैंक से क्या बुलाता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को लगा तो नहीं था तेरे में दिमाग है इतना। बाकी रहने हो। और ठीक है, गुड क्वेश्चन कि आखिर इसमें कमर्शियल बैंक का क्या रोल है। अब देखो हम लोग आरबीआई के पास डायरेक्टली नहीं जाते। तूने बिल्कुल बात ठीक करी कि आरबीआई के पास हम पैसा निकालने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। बैंक्स का मेन मोटिव क्या होता है? बैंक्स में हम क्यों जाते हैं? या तो मनी को डिपॉजिट करने के लिए या मनी को विड्रॉ करने के लिए। आरबीआई के पास नहीं जाते हैं। और एक बात बता मुझे, जो बैंक्स हैं उसे कंट्रोल कौन करता है? सभी बैंक को आरबीआई। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कमर्शियल बैंक के थ्रू कंट्रोल करता है दो इंस्ट्रूमेंट से। पहला इंस्ट्रूमेंट होता है क्वालिटेटिव और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है क्वांटिटेटिव। क्या ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कितने भारी भारी वर्ड्स यूज कर रहे हो यार। बेटा अभी तो शुरुआत है भारी भारी वर्ड्स की। अभी तो पता लगेगा कि कितने कितने भारी वर्ड से डील करना पड़ता है इकोनॉमिस्ट को, ठीक है ना। होता क्या है बताओगे? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हाँ। चलो पहले क्वांटिटी से शुरू करते हैं। क्वांटिटी जैसे वर्ड में लिखा हुआ है कि आरबीआई सीधा क्वांटिटी को हिट करती है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरबीआई ने स्टार्ट कर रखी हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कि एलआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें। Elaborate. ओके, एलैबोरेटिंग इट। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट हम जो स्टडी करेंगे वो है एलआरआर यानी कि लीगल रिजर्व रेशो, जिसका अदर नेम है रिक्वायर्ड रेशो या फिर वेरिएबल रेशो। इसके अंदर ना दो पॉइंट्स कवर करता है आरबीआई। पहला सीआरआर और दूसरा एसएलआर। एंड डू यू हैव एनी आइडिया सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? क्या? कैश रिजर्व रेशो। और एसएलआर की? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो सीआरआर देखो हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक जब पैसे डिपॉजिट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो या तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट या फिर एफडी। तो जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं जो जल्दी निकाल सकते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज योर नेट डिमांड। ठीक है, बट कुछ पैसा होता है जो हम जल्दी नहीं निकालते, बड़े लंबे टाइम के लिए रखते हैं। इन्हें हम कहते हैं टाइम लायबिलिटीज। जैसे एफडी आप कराते हो तो लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो जब भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अब हम जब इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं सबने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में जा करके, इसका कुछ प्रोपोर्शन ऑफ मनी जो है बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है या फिर सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कुछ पैसा जो कमर्शियल बैंक का है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, जो कि कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स या फिर सिक्योरिटीज। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, या तो लिक्विड एसेट या फिर सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास अगर कमर्शियल बैंक रख रहा है, इसे हम कहते हैं एसएलआर। अब समझा है पक्का से? हाँ। पक्का? बाद में दिमाग तो नहीं खाएगी मेरा? नहीं। पक्का? चल फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे। ठीक है, अगर मान ले इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, ठीक है, और सीआरआर इस वक्त 10% है,
वैसे 4% के आसपास होता है, बट इमेजिनरी सिचुएशन में लेके चल रहे हो कि 10% है, ओके। ठीक है। अब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है किसको? आरबीआई को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई अब क्या करेगी ये बता। तो सीआरआर क्या है? जो पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, तो मान लो सीआरआर का रेट 10% है, और अगर सीआरआर का 20% हो जाए तो जो सप्लाई होगी मनी की वो आरबीआई के पास जाएगी, तो इकोनॉमी में कम जाएगा पैसा। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो 1 लाख है बैंक के पास, ठीक है, पहले 10% रेट था तो बैंक को आरबीआई के पास 10,000 रखना पड़ता था। अगर वो रेट 20% हो गया तो बैंक 20,000 रखेगा, थोड़ा डबल हो गया वो अमाउंट। तो इसका मतलब जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम हुई, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया। वाह, शाबाश, ये हुन ताने समझ आई। गुड। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका नाम है बैंक रेट, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल सिचुएशन में मान के चलो कि तुम कमर्शियल बैंक हो और मैं सेंट्रल बैंक, फॉर एग्जांपल यू आर एसबीआई एंड आई एम आरबीआई। अगर तुमसे कोई लोन लेने आता है, कोई नॉर्मल बंदा, अब तुम उसे फ्री में लोन उठा के दे दोगे और आइदर यू विल चार्ज समथिंग, मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, ठीक है। और वैसे अगर कोई आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेने आता है, कोई भी एसबीआई, आईडीबीआई, एनी बैंक, तो मैं उसे फ्री में दे दूँ या फिर कुछ चार्ज करना चाहिए? आपको भी इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, है ना। सो आई विल चार्ज एन इंटरेस्ट रेट। उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं हम लोग? बैंक रेट, जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से अगर उन्हें कोई फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मेरा एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो बैंक रेट ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो लोग लोन कम लेंगे, और लोग कम लेंगे तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर मैं तुमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज ज्यादा करूंगी, तुम लोगों से ज्यादा चार्ज करोगी, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट कौन देना चाहता है? नहीं देना चाहते ना, तो लोग लोन कम लेंगे और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। डिफ्लेशन इसका उल्टा, बैंक रेट को कम कर दो, ठीक है, लोग लोन ज्यादा ले लेंगे और पैसे लोगों के हाथ में ज्यादा आ जाएगा, तो डिफ्लेशन सिचुएशन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तो ये क्या हुआ आपका बैंक रेट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्लियर। अच्छा, लेकिन आप बैंक रेट में एक चीज याद रखना, जो बैंक रेट है, जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए रेट है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट इज बैंक रेट। बट अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए आरबीआई से, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेपो रेट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए तुम आए मेरे पास लोन लेने के लिए, मैंने तुमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, दैट इज नोन एज रेपो रेट, ठीक है। फोर्टनाइटली बेसिस के लिए, 14 डेज के लिए, कुछ इतने टाइम पीरियड के लिए, ओके। बट क्या कभी ऐसा भी होता है कि कमर्शियल बैंक से आरबीआई को लोन लेना पड़ जाए, यानी कि मुझे तुमसे लोन लेना पड़ जाए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? ऐसा भी होता है आरबीआई रेपो रेट का उल्टा, यानी कि अभी तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे लोन ले रही हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। जब इंटरेस्ट रेट आप मुझसे चार्ज कर रहे हो क्योंकि मैं आपसे लोन ले रही हूँ, ओके, ठीक है। तो यानी कि मैं क्यों ले रही हूँ ये चीज? अब बेसिक क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड कि मैं क्यों ले रही हूँ। अब तुम्हारे पास पैसा है, तुमसे पैसा ले लिया मैंने, ठीक है, चाहे लोन फॉर्म में लिया, कैसे भी। अब जो पैसा इनसे मैंने ले लिया, इनके पास बचा ही नहीं ना लोगों को देने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इनको दे दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, मनी की सप्लाई डाल दी, ठीक है। तो दैट इज हाउ इकोनॉमी काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एक क्वेश्चन, रिवर्स रेपो का जो रेट होगा वो तो कम होगा ना? हाँ, मतलब रेपो रेट अगर मान लो कि 5.75 है, तो जनरली रिवर्स रेपो रेट 5.25 होता है। दिस इज द रेट व्हिच गोज ऑन। ओके, कूल। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ओएमओ, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। क्या 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 बोल के गई हो? दोबारा से बताओ, इतने तेज से कौन बोल रहा है? बताती हूँ, ध्यान समझ। ये है ओएमओ, एक पीस ऑफ पेपर, ये गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने इसे सेल किया, मान लो 1000 रुपए की चीज है ये, दिस पीस ऑफ पेपर इज ऑफ 1000 रुपीज। अगर मैंने इसे तुम्हें सेल किया, तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा? पैसे कितने? अगर 1000 का है तो, ठीक है, तो ये 1000 रुपए इसने मुझे दे दिए, ठीक है, यानी कि इसका पैसा मेरे पास आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज या कुछ भी चीज, ठीक है। एक दूसरा तरीका इसके अंदर ये होगा कि बाय कर लिया मैंने, अब जो तेरे पास पेपर है ये मैंने खरीद लिया, अब मुझे तेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1000, ठीक है। दिस इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड को बाय एंड सेल करता है ओपन मार्केट के अंदर, किसके साथ? लोगों के साथ या कमर्शियल बैंक के साथ, इसे हम कहते हैं क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मुझे पता इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या करेंगे,
बाय या सेल। यार हम दिमाग खा लिया मेरा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हर चीज में इन्फ्लेशन क्या है? अरे क्या है, छोड़ दे पढ़ाई, मत कर पढ़ाई, क्यों पढ़ रही है? सारा दिन फैशन ब्लॉगर की फोटो दिखवा लो, तब तेरे दिमाग में स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस आ गया तेरे को बहुत जल्दी, क्या है, मम्मी को बोलती तेरी शादी करा दे। किसी लाइफ बात करती रहती हो। नहीं, तू बता। जब गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस सेल करेगा मार्केट में तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने तुझे बेचा है, हाँ, तो मेरे इस तरफ से पैसा चला गया आरबीआई को, तो मनी सप्लाई कम हो गई। एग्जैक्टली, यानी कि अगर इसके हाथ में पीस ऑफ पेपर चला गया और मेरे हाथ में पैसा आ गया, यानी कि पैसा इन लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है, तो मनी सप्लाई कम, यानी कि सेल करते हैं इन्फ्लेशन के साथ और बाय करते हैं कब? डिफ्लेशन के साथ। और यहीं पे खत्म होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और अब वक्त है करने का क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फाइनली क्वांटिटेटिव खत्म हो गए। चलो, अब सबसे पहला पॉइंट जो हमें करना है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर एंड द लोन एडवांस बाय द कमर्शियल बैंक। क्या इतने भारी वर्ड, सिक्योरिटी, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्या बोले जा रही हो? थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताओ ना, मेरे जैसे बच्चों को, 12th के छोटे से बच्चों को बेचारों को कुछ समझ तो है। ऑलराइट, तुझे याद है एक बार हमारी बुआ ने लोन लिया था? हाँ, लिया था। कितने का लिया था? 1 करोड़ का। अब बैंक ने उनको ऐसे तो लोन नहीं दे दिया होगा कि आए हैं हमारी बुआ जी तो दे दिया लोन। नहीं, सिक्योरिटी रखवाई होगी। सिक्योरिटी रखाई थी? कितने की सिक्योरिटी रखी थी? 70-80 लाख का घर गिरवी रखा था, तब जाके उनको 1 करोड़ का लोन मिला था। अगर बता मुझे ऐसा सिचुएशन होती कि 1 करोड़ के लोन पर उनको 2 करोड़ का कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती, क्या वो लोन लेती? बिल्कुल भी नहीं लेती। नहीं लेती ना। नहीं। तो वही सेम चीज है, जाने के कितनी सिक्योरिटी ऑफर करी है और कितना लोन मिला है। अगर सिक्योरिटी ज्यादा देनी पड़ रही है तो लोग कम लोन लेंगे इन्फ्लेशन के अंदर, और अगर सिक्योरिटी कम देनी पड़ लोगों को तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, ये यूज करेंगे डिफ्लेशन के अंदर। इसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है बड़े छोटे छोटे से, तो फटाफट से हम खत्म कर लेते हैं। जैसे कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई काम है, कई लोग प्रोडक्टिव काम करते हैं, कई लोग अनप्रोडक्टिव काम करते हैं। ठीक है, कई लोग जस्ट जुए, सट्टा एंड विंडफॉल्स काम करते हैं गेम्स के लिए, लेकिन कुछ लोग वाकई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम करते हैं, प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो उन चीज़ों पे लोन ज़्यादा दिया जाता है इन्फ्लेशन के अंदर, और अनप्रोडक्टिव काम पे लोन रोक लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एक तरीका है कि डायरेक्ट एक्शन ले सकती है आरबीआई, कि डायरेक्टली कमर्शियल बैंक को बोल दिया कि भैया लोन मत दो, देना है तो केवल इतने अमाउंट पे दो, ज्यादा लोन मत दो। दिस आर दी काइंड ऑफ थिंग्स। क्रेडिट को रैशन कर देना, मैक्सिमम लिमिट लगा देना, इससे ज्यादा लोन नहीं देने। इस तरीके से आरबीआई काम करती है अंडर दी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, समझ में आया? यस, पक्का? बिल्कुल। इसी के साथ खत्म होते हैं यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ये सिस्टर स्टॉक। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। तेरे को समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। इस ढक्कन को समझ में आ गया ना, तो मतलब आप लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। बाय।